अस्सलामुअलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम हेमोराइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड सेमेस्टर की जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की जितने भी डिजीज़ है तो हम एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है कि कि एक एक वीडियो में हमने एक एक डिजीज़ को ये डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ है कि केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे अपलोड हुआ है, ठीक है। तो आपने प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में डिज़ीज़ को सीरीज़ वाइज आपने क्या करना है, वाचिंग करना है, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए, ठीक है। तो हमारे पास हेमोराइड्स क्या है, ठीक है। तो हेमोराइड्स आर swollen and inflamed veins located in the lower canal, ठीक है। तो हमारे पास हेमोराइड्स वही होती है जब हमारे पास रेक्टम या एनस में जो वीन्स होती है, जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, ठीक है, किस जगह को, रेक्टम को या एनस को। तो जब उस वीन्स की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो फिर उससे हेमोराइड्स बन जाती है, ठीक है। दे कैन अकर इंटरनली और एक्सटर्नली एंड आर कॉमन कंडीशन दैट अफेक्ट मेनी पीपल, ठीक है। तो हमारे पास ये एक कॉमन कंडीशन है, ये हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए कि हमारे पास टू जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन उसकी यही कि हेमोराइड्स टू के है, एक एक्सटर्नल है और दूसरा जो है वो इंटरनल है। तो हम अभी पढ़ेंगे क्या कि इंटरनल हेमोराइड्स क्या है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अबव द इंटरनल स्पिंचर आर कॉल्ड द इंटरनल हेमोराइड। आपको पता भी होगा कि हमारे एनस जो और रेक्टम में क्या है कि स्पिंचर है। स्पिंचर का मकसद क्या है कि वो स्पिंचर क्यों लगा हुआ है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि कोई भी फ्लो जो होती है तो वो क्या है कि एक वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, एक इनवॉलंटरी कंट्रोल होते हैं। तो इसी वजह से स्पिंचर को जो है वो वॉलंटरी भी है। तो इंटरनल जो स्पिंचर है वो हमारे पास के कि इनवॉलंटरी है और जो एक्सटर्नल स्पिंचर होती है वो हमारे पास क्या होती है कि वॉलंटरी होती है, आपकी कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो हमारे पास इंटरनल स्पिंचर जो है क्या है कि इसकी एबव जब हमारे पास वीन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरनल हेमोराइड्स कहेंगे। अकर अबव द डेंटेट लाइन विद इन द एनल कैनाल एंड आर कवर बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए इस पॉइंट को भी देखिए, जब डेंटाइड लाइन से क्या होगा, अबव होगा, मीन डेंटाइड एक हमारे पास एक लाइन है, जब उससे कोई भी वीन इन्फ्लेमेशन उससे अबव हो जाती है तो उनको हम इंटरनल हेमोराइड्स कहेंगे। फिर तीसरी नंबर जो है, दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड एंड कैन बी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस विदाउट द यूज़ ऑफ एन एनोस्कोप और प्रोटोस्कोप, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाती है कि डायग्नोसिस के लिए हम उसके मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक हम एनोस्कोप मीन जो एनल कैनाल होती है, तो हम एक कैमरा से होते हैं वो उसके ज़रिए हम देखते हैं, विजुअलाइज कराते हैं, क्योंकि इंटरनल हेमोराइड्स हमारे आंखों पे डायरेक्टली हम नहीं देख सकते क्योंकि वो इंटरनल होती है, समझ गए। तो इसीलिए हम प्रोटोस्कोप ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम जो रेक्टम वगैरह इस जगह की क्या करा देते हैं, एग्जामिनेशन कर देते हैं थ्रू कैमरा वगैरह। उसी तरीके से हमारे पास सिम्टम ऑफ इंटरनल हेमोराइड्स में इंक्लूड द ब्लीडिंग ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट, इचिंग, प्रोप्लेस, ठीक है। तो हमारे पास उसकी मेन सिम्टम्स जो है उसमें एक है कि ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्टूल में ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। जो दूसरी नंबर पे है वो हमारे पास एचिंग से भी हो सकती है इंटरनल, ठीक है। तो ये से क्या कि उसकी साइन भी यही है कि अगर एचिंग वगैरह हो जाती है तो फिर हमें पता चले कि इंटरनल हेमोराइड्स
ठीक है। फिर प्रोप्लेस होती है। प्रोप्लेस का मकसद ये है कि वो टिशू जो वीन की इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वो तो प्रोप्लेस ने मीन डिस्प्लेस तो नहीं हुआ है, एक अपनी जगह से तो कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ है। तो उससे भी हम जब देखेंगे तो हमें पता चलता है। फिर हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल हेमोराइड्स है, ठीक है। तो एक्सटर्नल हेमोराइड्स हमारे पास क्या है, अपेयरिंग आउटसाइड द एक्सटर्नल स्पेंचर। हम जो इंटरनल पढ़ा तो इंटरनल में वो भी कह रहा था कि हमारे पास जो इंटरनल स्पेंचर के मतलब एक्सपेंचर के एबव था, ठीक है। तो फिर वो क्या होते थे कि इनसाइड जब स्पेंचर से हो जाती है तो उनको हम इंटरनल हेमोराइड, और जो स्पेंचर के बिलब होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, external hemorrhoids are called the external hemorrhoids and they are below the dentated। तो ये भी याद रखें कि below the dentated लाइन जो है स्किन में जब इन्फ्लेमेशन अपीन होते हैं तो उनको हम external hemorrhoids कहेंगे। फिर हमारे पास they can be seen and filled as a loop of swelling around the anus, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है कि उसमें स्वेलिंग हो जाती है, आपको महसूस होगा कि ये क्या है कि इसकी इन्फ्लेमेशन हुआ है, मतलब ये हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हैं और एक लूप सा आ जाती है इसमें। तो इसमें हमारे पास क्या है कि सिम्टम ऑफ एक्सटर्नल हेमोराइड्स में भी इंक्लूडिंग पेन, स्वेलिंग एंड इचिंग अराउंड द एनस, ठीक है। तो इसी वजह से पेन भी होगा, स्वेलिंग होगा, इसी तरह इचिंग वगैरह ये सब होंगे, समझ गए। फिर हमारे पास क्या है, ये आप पिक्चर में देख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये डेंटेटिव लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो हमारे पास क्या है कि डेंटेटिव लाइन है। इस लाइन से जब एबव होगा तो इस जगह पे होगा तो उनको हम इंटरनल हेमोराइड्स कहेंगे, और फिर अगर इस के नीचे होगा मीन इस जगह होगा या इस जगह तो उसको हम क्या कि एक्सटर्नल हेमोराइड्स कहेंगे, समझ गए। ये हमारे पास क्या है, डेंटाइटिस। तो आपने याद रखना है, ठीक है, डेंटाइटिव लाइन को। फिर हमारे पास उसकी जो काजेज़ होती है किस चीज़ के, हेमोराइड्स के, तो कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड स्टेटिंग, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वीन पर प्रेशर आ जाती है और वो बाहर की तरफ प्रोट्रूस होती है, मीन बाहर की तरफ आ जाती है, तो फिर हम कंसिडर कर देते हैं कि उनको क्या है कि हेमोराइड्स हैं। फिर हमारे पास ओबेसिटी भी उसकी काज है, क्योंकि ओबेसिटी से प्रेशर प्रोड्यूस होते हैं और वो प्रेशर आ जाती है एनएस पे, और एनएस से जो वीन होते हैं तो वो डिस्प्लेस होते हैं। प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन भी क्या है कि हेमोराइड्स की काज होते हैं, ठीक है। तो उसमें मेन रीज़न्स आप याद रखिए कि हेमोराइड्स में मेन रीज़न जो है वो क्या है, वो हमारे पास के ये प्रेशर है, ठीक है। तो अगर एक जगह पे प्रेशर लगता है तो उसमें लाजिम होगा कि वो जो लूजिस होती है, लूजिस चीज़ें वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, उसकी डायलेशन हो जाती है, समझ गया। फिर हमारे पास क्या है कि शेयरिंग ऑफ द म्यूकोसा ड्यूरिंग डिफिकेशन। तो जब एक पर्सन क्या है कि डिफिकेशन करते हैं तो उसकी जो म्यूकोसा होते हैं वो शेयर होते हैं उसकी पीसीस से, तो फिर उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इंक्रीज प्रेशर इन द हेमोराइड्स टिश्यू ड्यू टू द प्रेगनेंसी, और एक पर्सन जो है मतलब एक वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो इस प्रेगनेंसी की वजह से भी हेमोराइड्स हो सकती है। मेन रीज़न उसकी प्रेशर है, वो प्रेशर उसकी वीन पे पड़ते हैं जो एनएस और रेक्टम में है, और फिर वो डिस्प्लेस मीन प्रोप्लेस हो जाती है। फिर इनलार्जमेंट प्रोस्टेट, यूट्राइन प्रोब्राइड एंड रेक्टल ट्यूमर, ठीक है। तो इनलार्जमेंट जब प्रोस्टेटिक ग्लैंड मेल के होते हैं तो फिर इसकी वजह से भी प्रेशर पड़ जाती है बैकवर्ड जो हमारे पास एनएस होती है। इसी तरीके से यूट्राइन फाइब्रॉइड का मकसद है कि एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो जाती है, तो इसी वजह से भी हो सकती है। इस तरीके से रेक्टल ट्यूमर भी हो सकती है, समझ गए। फिर हमारे पास क्या है कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ विद क्या है कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ से भी पोर्टल हाइपरटेंशन जब हो जाती है तो फिर इसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज होते हैं, और इस ब्लड प्रेशर
की वजह से वो जो है उस वीन पे प्रेशर पड़ जाती है और वो बाहर की तरफ डिस्प्लेस होती है। फिर हमारे पास वो क्या है कि मैनिफेस्टेशन है। तो मैनिफेस्टेशन में साइन सिम्टम में हम अगर हेमोराइड्स को तलाश करेंगे तो हमें पता चलता है कि हम उनको कहेंगे कि आपकी जो एनएस के सराउंडिंग एरिया है तो उस पर को पेन और इचिंग तो फील नहीं होगा। अगर होगा तो फिर ये हमारे पास सिम्टम है किस चीज़ के, हमारे पास मैनिफेस्टेशन है हेमोराइड्स के। फिर ब्राइट रेड ब्लीडिंग विद डिफिकेशन, ठीक है। तो फिर उसकी जो वो जब डिफिकेशन करते हैं तो उसकी स्टूल ब्राइट रेड होगा क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह से। सिवियर पेन फ्रॉम इन्फ्लामेशन एडिमा काज बाय द थ्रोम्बोसिस मींस इस्कीमिया नेक्रोसिस एंड एक्सटर्नल हेमोराइड। तो इसकी मेन मैनिफेस्टेशन ये भी है कि हमारे पास क्या है कि उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, मीन ब्लड क्लॉट हो जाती है। जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो फिर उसकी जो वीन्स वगैरह रप्चर हो जाती है, मीन नेक्रोसिस और इस्कीमिया हो जाती है। तो मैं आपको एक नॉलेज प्रोवाइड देता हूँ, ठीक है, कि इस्कीमिया हमारे पास जब कोई भी जगह को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर वो क्या है कि डार्कनेस सा कलर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्लॉट हो सकती है। और फिर नेक्रोसिस जब हो जाती है, मीन जो टिश्यू की डिस्ट्रक्शन है होती है सेल की, जब डायरेक्टली कोई कट वगैरह लग जाए तो उनको हम नेक्रोसिस कहेंगे। तो इसकी वजह से भी एक्सटर्नल हेमोराइड्स प्रोड्यूस होते हैं, समझ गए ना। फिर हमारे पास क्या है कि इंटरनल हेमोराइड्स है। तो इंटरनल हेमोराइड्स हमारे पास आर नॉट यूजुअली पेनफुल अंटिल ब्लीड आर डिस्प्लेस या प्रोप्लेस व्हेन दे बिकम एनलार्ज, ठीक है। तो हमारे पास हेमोराइड्स के क्या होते हैं कि इंटरनल हेमोराइड्स वो पेनफुल भी होगा, नॉट यूजुअली वो जो इंटरनल हेमोराइड्स होती है वो पेनफुल तो प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन जब कोई पर्सन डिफिकेशन करते हैं तो डायरेक्टली उसकी जो स्टूल होते हैं उसमें वो टिश्यू नज़र आते हैं, ठीक है। और फिर उसकी क्या हो जाती है हमें नज़र आती है। तो इसी वजह से भी हमें पता चलता है कि इंटरनल हेमोराइड्स है, ठीक है। तो आपने जान लिया कि मैनिफेस्टेशन उसकी क्या है कि एचिंग, पेन, ब्लीडिंग होती, इस्कीमिया नेक्रोसिस की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है। और इसी तरीके से जो है पेनफुल और ब्लीडिंग प्रोप्लेस मीन टिश्यू की जो है वो डिफिकेशन में आना, ये किस चीज़ का अलामत है, इंटरनल के। तो आपने याद रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि जो फिर डायग्नोसिस जो प्रोसीजर होती है, तो डायग्नोसिस प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि विजुअलाइजेशन करा देते हैं एनएल के नामी डीआर मीन का समझ ये है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हम करते हैं, ठीक है, कि हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि हमें उसकी विजुअलाइजेशन नज़र आ जाए, ठीक है। तो फिर हम उसके लिए एनोस्कोपी भी करते हैं। एनोस्कोपी में जो एनल कैनाल होते हैं तो उनको हम कैमरे के ज़रिए देखते हैं। सिग्मोडोस्कोपी भी करवाते हैं, कोलोनोस्कोपी भी, ये भी इसी तरीके से हम डिफरेंट लोकेशन को चेक करते हैं, मेन कैमरे में देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि मेडिकल मैनेजमेंट हम किसी तरह जो है हेमोराइड्स के लिए करेंगे। तो हेमोराइड्स के लिए हम गुड पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव स्ट्रेंगिंग डूइंग डिफिकेशन, ठीक है। तो फिर उसकी जो पर्सनल हाइजीन मेन इफ़ेक्टिव होती है। हमारे नर्सिंग जो है वो क्या है कि उसकी जो रिस्क फैक्टर होती है उसको एलिमिनेशन के लिए हम फिर मेडिकल और नर्सिंग जो मैनेजमेंट होती है वो हम देते हैं। हाई रिज्यूजुअल डाइट दैट कंटेन फ्रूट्स ब्रेन along with the increased fluid intake, ठीक है। तो ये फ्लूइड इंटेक भी उसको प्रोवाइड करना है और उसकी जो सर्टन फ्रूट वगैरह होते हैं तो वो भी प्रोवाइड करना है, फ्लूइड वगैरह। तो उसको हम हाइड्रोपेलिक बल पामिंग एजेंट देंगे, मीन पाइसिलियम एंड म्यूक्लाइड, ठीक है। तो ये दो हमारे पास उसकी जो प्लांट होती है हमारे पास प्लांट से एक्सट्रैक्ट होती है और उस प्लांट की जो नेम होती है वो ओता प्लांट है। तो उससे ये जो हाइड्रोपेलिक बल्क पामिंग होती है, मीन ये हम एजेंट जब देते हैं तो क्या करवा देते हैं,
एज अ फाइबर ये काम कर लेते हैं और आसानी उसको पैदा कर लेती है डिविकेशन प्रोसेस में, ताकि आसानी से उसकी बाउल जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, फिर वार्म कंप्रेस देना है, सेट बाथ देना है, एलर्जी सॉफ्टनर भी देना है, सपोजिटरी और एस्ट्रोजन किया कि विज हेजिल एंड बेड रेस्ट। उसको कहना है कि ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करें कि वार्म कंप्रेस, ताकि उनको कंफर्टेबिलिटी फील हो। फिर उसको हम सेट बाथ भी क्या प्रोवाइड करेंगे, ताकि वार्म अप उसकी जो एरिया मतलब लीशंस वगैरह इंजर वगैरह जगह होती है तो वो क्या हो जाती है, उसकी रिलीफ आ जाए पेन वगैरह से। फिर हमारे पास पेन से रिलीफ करने के लिए हम एलर्जेसिक भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो सपोजिटरी भी हम दे सकते हैं। और एस्ट्रोजन भी है हमारे पास, इसी पाइसिलियम जो हमने हाइड्रोपेलिक बल्ब फॉर्मिंग एजेंट की बात की, तो ये भी इसी तरीके से एक क्या है कि एजेंट है। ठीक है, ताकि उसकी डिविकेशन में आसानी पैदा करने के लिए हम देते हैं। फिर हमारे पास उसके लिए जो सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं, तो सर्जिकली मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सेलुलोपैथी करेंगे। सेलुलोपैथी हमारे पास कि इंजेक्शन ऑफ सोल्यूशन दैट इज कॉज द वेसल टू ड्राई अप एंड डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, तो फिर हम क्या करवाते थे, ठीक है, तो फिर हम क्या कि सेलुलोपैथी में हम हेमोराइड्स के लिए ये करेंगे कि एक सोल्यूशन उसको क्या कि सोल्यूशन इंजर्ट कर देते हैं और उस वजह से जो वेसल होती है वो ड्राई अप हो जाती है, ताकि उसकी जो इंजर टिश्यू वगैरह होते हैं तो वो आसानी से जो है वो हम डिसइंटीग्रेट कर ले। मतलब जब वो ड्राई होते हैं तो बार बार जो है वो इरिटेट नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्लेरोपैथी हम करेंगे। एक हमारे पास मेडिकल क्या कि सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए हम करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिप्टोथेरेपी करेंगे। क्रिप्टोथेरेपी का मकसद ये है कि हम उनको ठीक है, तो उनके लिए हम फ्रीजिंग करवा देते हैं, ताकि जब उसकी फ्रीजिंग हो जाती है ना तो उसकी जो हेमोराइड्स होती है उनको ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और फिर उसकी जो और कॉम्प्लिकेशन की चांसेस कम हो जाती है। पूरे हम ये करेंगे कि प्रोटोकोगुलेशन करेंगे, मीन उसकी बर्निंग भी करेंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रोसेस होती है, मीन सर्जिकल प्रोसेस होती है। फिर हम उसके लिए इंफ्रारेड कोगुलेशन करवा देते हैं, मीन इंफ्रारेड जो रेज होती है, ठीक है, तो वो भी हम एक्सटर्नली आर्टिफिशियली दे देते हैं, ताकि उसकी जो हेमोराइड टिश्यू होती है वो हम उनसे निकालने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसके ये रबर बैंड लाइजेशन प्रोसीजर करेंगे। रबर बैंड प्रोसीजर हम हेमोराइड्स के लिए ऐसे करेंगे कि एक लाइगन्स होते हैं, मीन एक लाइगन्स होती है। इसी तरीके से आप देख लें, पिक्चर है इसमें, तो ये हमारे पास लाइगेन है और उसकी जो टिप होती है उनको रबर बैंड जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो उस रबर बैंड के जो है वो डायरेक्टली उनको जो ट्यूमर होती है, मतलब हेमोराइड जो है, तो हेमोराइड्स को हम वो पहनवा देते हैं। ठीक है, ताकि उसका मेन रीज़न उस चीज़ का क्या है, तो उस चीज़ का मेन रीज़न जो है वो हमारे पास क्या है कि ताकि उसको ब्लड की सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, वो ब्लड ना आ जाए, तो फिर वो स्केर टिश्यू में पर कन्वर्ट होते हैं और वो डैमेज हो जाती है और फिर वो हम रिमूव कर लेते हैं सर्जिकल के थ्रू। ठीक है, तो इंफ्रारेड और इसी तरह रबर लाइगेन तो हमने पढ़ा। फिर क्रायो सर्जिकल हेमोडोस्कोपी, मीन उसकी क्या करेंगे, हेमोरेक्टोमी करेंगे, मीन हेमोराइड्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, लेकिन उसकी फ्रीजिंग के थ्रू। फ्रीजिंग तो हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया। फिर हमारे पास ये कि हेमोरेक्टोमी और सर्जिकल एक्सेशन। ठीक है, तो हेमोरेक्टोमी उसको हम फिर बाद में क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, हमारे पास जो हेमोराइड्स था उसकी काजेज़ भी हो गए। ठीक है, कि वो किस वजह से, फिर उसकी मैनिफेस्टेशन भी होगी और इसी तरीक़े से मेडिकल मैनेजमेंट भी हो गई, सर्जिकली मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा। इसी तरीके से हम अभी नर्सिंग प्रोसेस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ऑब्टेन
सबसे पहले हम जो नर्सिंग प्रोसेस में करेंगे तो हेल्थ हिस्ट्री उससे लेंगे, ठीक है। फिर दूसरी नंबर पे हम उसकी फ़िज़िकल परफॉर्मेशन करेंगे कि उसको जो रेक्टम होती है और हेमोराइड्स की जो हम विजुअली इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। और अगर इंटरनल हेमोराइड्स हो तो वो हम स्टूल वगैरह से उसकी एनालिसिस लेबॉर्ट्री में करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होती है कि असेस उसकी साइन सिम्टम जो हेमोराइड्स की होती है, इचिंग, पेन, स्वेलिंग और इसी तरीके से ये सब चीज़ें जो ब्लीडिंग, स्टूल होती है, ये हम चेक करेंगे। फिर बाद में ही क्या करेंगे कि उनको असिस्ट द क्लाइंट एबिलिटी टू मैनेज बाउल मूवमेंट, परफॉर्म पर्सनल हाइजीन, ये भी हम चेक करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, हम फिर इसके बाद डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस हम इसलिए कि रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद हेमोराइड्स, हम उसकी जो रिस्क अब उसी कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करें। तो हमने पहले ही बोला कि जो बल्क हाइड्रोपेलिक बल्क फार्मिंग एजेंट था पेनिसिलिन और म्यूक्सुलिन, ये एजेंट हम इसलिए देते हैं ताकि उसकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव किया जाए, ठीक है। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो प्रेशर नहीं होगा, और जब प्रेशर नहीं होगा तो फिर हेमोराइड और इन वीना ऑफ इन्फ्लेमेशन की चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है कि रिस्क फॉर एम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इचिंग एंड स्क्रैचिंग, ठीक है। तो इसकी जो स्किन की इंटीग्रिटी वो भी ख़राब हो सकती है क्योंकि वीन की इन्फ्लामेशन होती है। एक्यूट पेन भी हो सकती है रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ हेमोराइड्स, ठीक है, तो ये भी हो सकती है। फिर हमारे पास क्या है कि प्लानिंग हम उसके लिए करवाएंगे, ठीक है। तो प्रोवाइड एजुकेशन, क्लाइंट को हम उसकी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। bowel habits and personal hygiene practice to prevent further irritation, inflammation of hemorrhoids, ठीक है। administer medication in order to pain discomfort, sit bath, warm compress and reduce feeling of discomfort। तो ये हमने पढ़ा पहले कि हम सिट बाथ करेंगे, उसकी पेन मेडिकेशन देंगे, ठीक है, ताकि उसकी पेन की फिर हमारे पास क्या है कि मॉनिटर फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कि इनकरेज द क्लाइंट कंज्यूम अ हाई फाइबर डाइट एंड इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक एंड टू प्रमोट बाउल मूवमेंट, ठीक है। तो फ्लूइड में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले उसको हाई फाइबर डाइट देना है ताकि उसकी जो क्या होता है कि बाउल मूवमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाए। फिर एडमिनिस्टर स्टूल स्टॉपनर एंड एक्जेटिव टू रिड्यूस प्रिवेंटिंग स्ट्रेंथिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, ठीक है। तो बाउल मूवमेंट को क्या करना, सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्टनर देते हैं। सॉफ्टनर का मकसद ये है कि वो सपोजिटरी और लेग्जेटिव मेडिकेशन ये सब हम इसलिए देते हैं ताकि उसकी बाउल जो मूवमेंट होती है वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि टॉपिकली मेडिकेशन देंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम और विस हेजिल टू रिवील एचिंग एंड इन्फ्लेमेशन, ये हम देंगे, ठीक। फिर हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, कि आप अपनी जो हाइजीन है उसकी ख्याल रखें, उसकी जो बाउल मूवमेंट होती है वो क्या कि यूज़ मॉइस्चर वीव्स एंड बेड्स, ये भी हम उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर इसके बाद हम उनकी इंकरेजमेंट टू अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग, ये कंडीशन हम क्या करेंगे, उनसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे कि वो ना करे क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ती है और इस प्रेशर की वजह से उससे कॉन्स्टिपेशन होगी और इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होती है, हेमोराइड हो सकती है। फिर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी एज नीडेड टू मेंटेन एडुकेट ऑक्सीजनेशन एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग और स्ट्रोक, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि सीवियर शॉक की वजह से हम उनको ये चीज़ें देंगे, ठीक है। एजुकेट द पेशेंट अबाउट वार्म कंप्रेस सिट बाथ एलर्जेसिक एंड ऑप्टिमम सपोजिटरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम उनको प्रोवाइड इसलिए करेंगे ताकि उनकी जो हेमोराइड्स की जो पेन वगैरह होती है उससे रिलीव किया जाए, ठीक है। मॉनिटर ब्लीडिंग और इन्फेक्शन पेन आफ्टर सर्जरी प्रोसीजर, हम उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है वो भी हम उनको देंगे, ठीक है, एज ए नर्स। फिर हम उसकी इवाल्युएशन करवा देंगे, ठीक है। तो मॉनिटर द क्लाइंट रिस्पॉन्स एंड ट्रीटमेंट, हाँ, एंड एडजस्ट इंटरवेंशन एज नीडेड, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि उनको जो ट्रीटमेंट हमने दिया था उनको मॉनिटर करना है ताकि उस पर क्या असर हुआ, इफेक्टिव हुआ या इनइफेक्टिव है। ठीक है, फिर उसके लिए एजुकेशन द क्लाइंट एबिलिटी टू मैनेज बाउल मूवमेंट, परफॉर्म पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस। ठीक है, तो फिर हम उसको एजुकेट करना है कि क्या करें, अपनी जो पर्सनल हाइजीन होते उसका ख्याल रखें। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि असेस फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग इन्फेक्शन एंड रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड एज नीडेड। ठीक है, तो फिर ब्लीडिंग जब होगी, ये साइन जब हमें दिखाई दे जाए तो फिर क्या होता है कि उसकी इन्फेक्शन, वो जो रिपोर्ट प्रोड्यूस होते हैं वो हम डायरेक्टली किसके पास जाएंगे, हेल्थ केयर के जो फिजिशियन के उसके साथ कंसल्टेशन करना है कि उसके लिए रिलीफ के लिए क्या देंगे। फिर प्रोवाइड ऑनगोइंग एजुकेशन एंड सपोर्ट क्लाइंट टू प्रिवेंट फ्यूचर एपिसोडिक हेमोरेज। ठीक है, तो फिर उनके लिए हम ऑनगोइंग एजुकेशन देंगे। ऑनगोइंग एजुकेशन ये है कि हम डेली या वीकली, हम क्या किए डायरेक्ट वीकली डेली हम करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम जो हॉस्पिटल्स में है तो हॉस्पिटल में जब शिफ्ट चेंज होती है तो हर शिफ्ट के लिए क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे उन पेशेंट को ताकि वो अपने जो फ्यूचर की और दोबारा हेमोराइड्स आने की चांसेस ना रह जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास हेमोराइड जो कि हमने पढ़ा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर केमी नर्सिंग लेक्चर पे अहमद पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।